Assalamu alaikum everyone and welcome you all in my YouTube channel. This is engineer सैयद नौशाद अली और ये आप लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे 7 बेसिक रूल्स फॉर लैपिंग लेंथ। देखिए, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन में बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए, किसी भी क्वांटिटी सर्वेयर के लिए। बारबेंडिंग शेड्यूल हम किन चीज़ों का बनाते हैं? तो बारबेंडिंग शेड्यूल मैं आपको बताता चलूँ कि बारबेंडिंग शेड्यूल हम बीम्स का बनाते हैं, स्लैब का बनाते हैं। अब अगर हम स्लैब की बात करें तो स्लैब के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे वन वे स्लैब हो गया, टू वे स्लैब हो गया, रिब स्लैब हो गया। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो स्लैब के आते हैं। और उसके साथ साथ हम कॉलम्स का बारबेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं, लिंटर्स का हम बारबेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं, प्लिंथ बीम का बारबेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन में बारबेंडिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बारबेंडिंग शेड्यूल बनाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो रूल्स होते हैं जो कि आप लोगों ने कंसीडर करने होते हैं जब आप बारबेंडिंग शेड्यूल जो है वो क्रिएट करते हैं। अब वो कौन से ऐसे 7 रूल्स होते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। So now let us go through 7 basic rules which lapping the rebbers in column. अब देखिए, जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें कॉलम और बीम्स में जो हम लैपिंग कर रहे होते हैं उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पहला जो रूल होता है दैट इज द लेप लेंथ डायमीटर। अब लेप लेंथ डायमीटर जो है वो बेसिकली क्या चीज होती है और उसमें हमने क्या करना होता है। So when we extended the top bar of the column from the bottom bar having an unequal diameter, then the lap length is calculated for the smaller dia of bar. For example, if the upper bar of diameter is 16 millimeter and is lapped with a lower bar of 20 millimeter diameter, and if the lap length is taken as 50D, then अब इसका जो बेसिक पर्पस होता है लेप लेंथ का वो क्या होता है कि देखिए, जब हम फाउंडेशन से जो वर्टिकल बार होते हैं कॉलम के, जब वो हम ऊपर लेके जाते हैं तो स्टैंडर्ड लेंथ की वजह से जो है वो क्या होता है कि कॉलम की जो लेंथ है वो शॉर्ट वहां पर हो जाती है। तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना होता है, ऊपर हमने जो है वो रेबर यूज दूसरा रेबर यूज करते हैं और वहां पर जो है वो हम लेप लेंथ देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि लेप लेंथ हम कौन सी उठाएंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब जो बॉटम से आपका वर्टिकल बार आ रहा है उसका डायामीटर अगर 20 मिलीमीटर डायामीटर है और जो ऊपर से आप लेप दे रहे हैं रेबर का वो उसका डायामीटर 16 मिलीमीटर है, तो उसमें आपने कौन सा डाया जो है वो आपने लेना होता है। तो उसमें आपने जो स्मॉलर डायामीटर होता है रेबर का वो आपने जो है वो बेसिकली कंसीडर करना होता है। जनरली अगर आप देखें तो बीम्स और कॉलम्स में जो हम लेप लेंथ देते हैं वो 50D देते हैं, जिसमें डी जो है वो डायामीटर ऑफ बार को जो है वो शो करती है। लेप लेंथ अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। लेप लेंथ 50D विल बी इक्वल टू 50 आपकी ये फार्मूले के आ गए और डी जो है वो डायामीटर ऑफ बार है। जो स्मॉलर डायामीटर ऑफ बार है वो कितना है, 16 मिलीमीटर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 मिलीमीटर हमें मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप लेप लेंथ निकालें बॉटम डायमीटर की तो 50D करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाय 20 विल बी इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो ये जो है हमने कंसीडर नहीं करना होता। जो स्मॉलर डायमीटर ऑफ स्टील रेबर होता है उसका हमने क्या करना होता है, डाया सिलेक्ट करना होता है। और ये जो लेप लेंथ हमने यहाँ पर दी हुई है वो कितनी देंगे, यहाँ पर 800 मिलीमीटर वो हमने देनी होती है। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट रूल होता है दैट इज द लैपिंग जोन। ठीक है, जब हम अब बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें कॉलम में जो वर्टिकल बार्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, लेप देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि लेप हमें कहाँ देना चाहिए। सो व्हेन वी प्रोवाइड लेपिंग इन अ कॉलम, ऑल द रेबर्स शुड बी लेफ्ट इन जोन बी एज शोन इन द ड्राइंग। The top and bottom portion of the column, either zone A L/4 length, should be avoided as there will be a maximum movement in this zone due to the lateral forces acting on the column. अब इसका मतलब क्या है कि आप लैपिंग जोन कहाँ पर आप देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको स्लेब नजर आ रहा है, ये वर्टिकल कॉलम है और ये जो है वो क्या है, यहाँ पर बीम दिखाया गया है। अब अगर हम वर्टिकल बार्स का हम लेप देते हैं तो वो कहाँ पर देते हैं, तो यहाँ पर इसने बताया है कि जो आप लेपिंग
जोन आप कंसीडर करेंगे तो वो आपका जो बी पोर्शन है, इसमें आपने क्या करना होता है, आपने लेपिंग देनी होती है। ठीक है, बॉटम से जब आप वर्टिकल बार निकालते हैं तो ऊपर से जो आप लेप दे रहे होते हैं, तो बी पोर्शन में आपने क्या करना होता है, लेपिंग जोन देना होता है। अगर आप ए यानी कि L/4 डिस्टेंस पे अगर आप लेप दे रहे हैं तो उस टाइम ये होता है कि आपका जो वर्टिकल कॉलम है वो फेल्यूर हो जाए उसका, या फिर समटाइम ऐसे होता है कि वहां पर जो है वो shear फोर्स की वजह से वहां पर जो है वो क्रैक्स जो है वो आना अपीयर हो जाते हैं। फर्दर अगर आप देखें, if the length of the column is L, then L/4 length from the top and bottom of the column is categorized as a tension zone A, and the central L/2 length of the column zone B is considered as a safe area for the lapping purpose. अब अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो ए पोर्शन है टॉप एंड बॉटम, इसको हम टेंशन जोन जो है वो उसमें कंसीडर करते हैं, और बी पोर्शन जो है जिस कॉलम का, इसको हम बेसिकली सेफ एरिया फॉर लैपिंग पर्पस के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो लैपिंग देना है वो कहाँ पर देना है, बी जोन में हमने लैपिंग देनी है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट रूल होता है लैपिंग का, दैट इज द स्टेगर्ड बार। अब स्टेगर बार में क्या करना होता है, ऑल द बार्स दैट आर लेफ्ट शुड बी स्टेगर्ड विथ जोन बी एज शोन इन द अबव ड्राइंग। In any case, no more than 50% of rubber should be left in the same level. If all the column bars are left at the same level, it leads to failure of the column. अब अगर आप इस पिक्टोरियल व्यू में आप देखेंगे तो आपको स्टेगर बार नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो हम आपस में लेप कर रहे होते हैं, बॉटम बार और टॉप बार, तो इसमें ये इसने कहा है कि आपने सेम लेवल पर जो है वो आपने इनकी, जो आप टॉप से जो वर्टिकल बार ले रहे होते हैं, इनकी सेम आपने लेवल नहीं रखनी। ठीक है, जब आप इसकी सेम लेवल रखेंगे तो उसमें जो है फेल्यूर ऑफ चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आपने कौन सा रखना है, ये जो जो आपको जोन नजर आ रहा है बी, इस जोन में आपने क्या करना होता है, आपने स्टेगर बार जो है वो यूज करने होते हैं, और इस तरीके से जो है आपने लैपिंग जो है वो देनी होती है, यानी कि आपने सेम लेवल जो है आपने नहीं रखनी। इसमें चौथा जो रूल आता है लैपिंग में, दैट इज द स्ट्रिप स्पेसिंग। ठीक है, ये जो हम रिंग्स देते हैं कॉलम्स में, इनकी क्या स्पेसिंग रखनी चाहिए। द स्पेसिंग ऑफ द स्ट्रिप्स इन द लैपिंग जोन शुड बी मिनिमम when compared to the regular column center to center strip spacing. If the design regular spacing for the column strip is 175 center to center, then the spacing of a strip in the lapping zone may be 150 center to center or 125 center to center is according to the column design. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कॉलम में जो स्ट्रिप्स या जो हम रिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसका कहने का मकसद ये है कि आप जब भी जो इसका लैपिंग जोन होता है, वहां पर आपने क्या करना है, स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स जो है वहां पर आपने रिड्यूस करनी है। क्योंकि वहां पर ये चांसेस होते हैं कि मे बी लोड की वजह से जो है आपका कॉलम जो है वो फेल्यूर में चला जाए, या फिर वहां पर बकलिंग होना स्टार्ट हो जाए। तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना होता है, यहाँ पर स्पेसिंग जो है आपने स्टील जो रिंग्स होती हैं उनकी स्पेसिंग आपने कम करनी होती है। उसके बाद है नंबर 5th पॉइंट, वेल्डिंग द रेबर। ठीक है, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल होता है वेल्डिंग द रेबर। ये कब हम देते हैं, एज पर IS कोड, इफ द बार डायमीटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 36 मिलीमीटर, then you should consider welding those bar instead of lapping. अब यहाँ पर IS कोड हमें ये बताता है कि जो आप स्टील रेबर यूज करते हैं, अगर उनका सेम डायमीटर है, और अगर उनका डायमीटर जो है वो 36 मिलीमीटर यानी कि उसके डाया के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो फिर आपने वहां पर लेपिंग नहीं देनी होती। वहां पर आप क्या करते हैं, वेल्डिंग जो है वो दे रहे होते हैं। इफ वेल्डिंग इज नॉट पॉसिबल, then you can lap these bars within an additional spiral of 6 mm bar at the splice length. अब ये कह रहा है कि अगर आप लेट सपोज अगर वहां पर वेल्डिंग नहीं करना चाहते, तो उस एरिया में जहां पर आप जो दोनों बार की आप लैपिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम आपने स्पाइरल यानी कि 6 mm डाया बार जो है वो वहां पर आपने एडिशनल वहां पर देने होते हैं। उसके बाद आते हैं 6 रूल नंबर के ऊपर, जो कि है जॉगल लेंथ। अब जॉगल लेंथ कितनी देनी चाहिए, फॉर द रेबर्स ऑफ डायमीटर ग्रेटर देन 12 mm you can consider providing a joggle of 1 in 6. That means if the bar dia is 20 mm, then the length of the joggle part of the bar can be calculated as
अब यहाँ पर जॉगल लेंथ जो है वो कितनी हम कंसीडर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर टॉप बार आ रहा है और यहाँ से जो है वो नीचे बॉटम बार जो है वो ऊपर जा रहा है। तो ये जो आपस में हम लैप करते हैं, तो ये जो जॉगल लेंथ होती है ये कितनी होनी चाहिए, तो ये कह रहा है कि ये जो है वो कितने बराबर ये होती है जे इक्वल टू 6d। ठीक है, अब इसमें 6 जो है वो क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और d जो है वो क्या है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द रेबर। तो j इक्वल टू 6 इंटू डायमीटर ऑफ द रेबर। अगर 20 mm का स्टील बार आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जॉगल लेंथ कितनी होगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज इक्वल टू 120 mm। तो वो आपने 120 mm का यहाँ पर जॉगल लेंथ देना है। उसके बाद 7 नंबर जो लूज रूल है, दैट इज द रेबर प्लेसिंग। अब रेबर किस तरीके से प्लेस किया जाता है, when we tie the rubbers in the lapping zone, the joggled part of the bar should be placed over the inner surface of the bottom bar as shown in the above drawing to get a uniform clear cover from the concrete surface। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो पिक्टोरियल व्यू में आपको नजर आ रहा है, इसमें इसने ये कहा है कि जो हम रेबर की लैपिंग करते हैं तो उसमें आपने जो ऊपर वाला जो रीइंफोर्समेंट होता है या जो रेबर होता है वो आपने इनर वाला जो स्टील रीइंफोर्समेंट होता है उसके बाहर आउटर साइड पर आपने नहीं रखना होता। और वो आपने वो कहाँ पर रखना होता है, वो इनर साइड पर आपने रखना होता है। वो इसलिए हम रखते हैं ताकि जो कंक्रीट कवर है वो हमें इक्वल जो है वो यानी कि विड्थ में हमें मिले। तो अगर हम इस तरीके से अगर हम लैपिंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंक्रीट कवर कुछ और होगा, यहाँ पर कंक्रीट कवर कुछ और होगा, और यहाँ पर कंक्रीट कवर कुछ और होगा। अगर हम इस तरीके से लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, इनर साइड पर अगर हम लेप दे रहे हैं टॉप रेबर का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको थ्रू आउट कंक्रीट कवर जो है वो सेम मिल रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। किसी और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हाजिर होंगे।